नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे इस खूबसूरत से चैनल यूपीएससी वाला पे। आज का दिन हमारे भारतवर्ष के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट दिन है क्योंकि आज संविधान दिवस है 26 नवंबर। और संविधान दिवस के इस मौके पे हम लेके आए हैं इंडस्ट्री के बहुत ही जाने माने चेहरे, जाने माने नाम, इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स जो संविधान के बारे में आप सबसे कुछ चर्चा करेंगे। मुझे, आपको, हम सबको आज काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा भारत के संविधान के बारे में। क्यों इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन इतना पॉपुलर है, क्यों इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन इतना जाना माना जाता है, क्या स्पेशलिटी है उसकी। आइए जानते हैं हमारे भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को और डिटेल में। और ये बहुत ही गर्व की बात होगी कि इस सेशन को मैं यहाँ पे खुद होस्ट कर पा रहा हूँ इंडस्ट्री के इतने बड़े बड़े एक्सपर्ट के साथ, और आपके लिए भी एक बहुत बड़ा मौका है अपने संविधान के बारे में जानने का। तो शुरू करते हैं सबसे प्रथम सवाल से। तो सबसे पहला सवाल जो हमारे पास है बहुत ही इंटरेस्टिंग है और वो लेंगे इंडस्ट्री के बहुत ही बड़े एक्सपर्ट धर्मेंद्र सर, जाने माने टीचर, रिस्पेक्टेड फैकल्टी हैं यूपीएससी डोमेन के। तो सवाल ये है कि ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इसकी फिलॉसफी क्या है, मतलब भारतीय संविधान का दर्शन क्या है, इस पे सर थोड़ा सा प्रकाश डालें आप। ये सवाल भारतीय संविधान का दर्शन एक बार आईएएस मुख्य परीक्षा में पूछा जा चुका है। दर्शन का संदर्भ है कि जब हम किसी चीज़ को व्यापकता में देखते हैं, उसकी प्राप्ति के साधनों को देखते हैं, लक्ष्य को देखते हैं, आदर्श को देखते हैं, तो वहाँ दर्शन की स्थिति उभरने लगती है। तो यदि हम संविधान को व्यापकता में देखें, उसके लक्ष्य को देखें, आदर्श को देखें, किन मूल्यों की बात की जाती है इसको देखें, तो वहाँ पे संविधान का दर्शन का भाव उभर कर सामने आएगा। और संविधान के दर्शन को जानना है तो हमें संविधान की प्रस्तावना पे जाना होगा। प्रस्तावना में ऐसे शब्दों का उल्लेख है जो हमारे लक्ष्य को इंगित करते हैं, हमारे आदर्श को इंगित करते हैं, जैसे समानता है, स्वतंत्रता है, न्याय है, बंधुत्व है, पंथ निरपेक्षता। ये सब चीज़ें होनी चाहिए। इनकी प्राप्ति के लिए हम लोकतांत्रिक प्रक्रिया का इस्तेमाल करेंगे, लोकतंत्र होना चाहिए। तो ये हमारे आदर्श हैं, एक तरीके से ये हमारे मूल्य हैं। ये हमें रास्ता दिखाते हैं कि हमें आखिर जो नाना प्रकार की चीज़ें जो उल्लिखित है संविधान में, वो किस दिशा में अग्रसरित होनी चाहिए। तो अंततः समानता हो, स्वतंत्रता हो, न्याय हो, बंधुत्व हो, अगर इन चीज़ों के बारे में आप लिख रहे हो, इसका मतलब आप संविधान के दर्शन का उल्लेख कर रहे हो। जो विभिन्न उपबंध है संविधान के, वो कहीं ना कहीं से इन्हीं की ओर आगे बढ़ाने का प्रयास करती हैं। तो आप क्रक्स में ये बोल सकते हो कि यदि आप संविधान का दर्शन लिखने जा रहे हो तो संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित मूलभूत बातों को आप थोड़ा विस्तार दे दें, संविधान का दर्शन स्पष्ट हो जाएगा। इस क्रम में क्या क्या आप हिंट देंगे, मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ। आप समानता की बात करेंगे, स्वतंत्रता की बात करेंगे, न्याय की बात करेंगे, बंधुत्व की बात करेंगे, ये सब होना चाहिए। पंथ निरपेक्षता, सेकुलरिज्म, ये होना चाहिए। सेकुलरिज्म ही शब्द इस्तेमाल करें या हिंदी में पंथ निरपेक्षता शब्द का इस्तेमाल करें। बंधुत्व का भाव होना चाहिए, राष्ट्र की गरिमा और अखंडता की रक्षा होनी चाहिए। ये सारी बातें संविधान के दर्शन के रूप में उपलब्ध हैं और यही संविधान के दर्शन के रूप में आपको व्याख्यायित करना है, थोड़ा विस्तार दे देना है, तो फिर प्रश्न का उत्तर पूर्णता में स्पष्ट हो जाएगा। अब जब इन लक्ष्यों की प्राप्ति की बात होती है तो अधिकारों की बात होती है, मौलिक कर्तव्य की बात होती है, ये सारी बातें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इस संविधान के दर्शन से जोड़ जाती हैं। थैंक यू। तो अगला सवाल हम लोग लेने जा रहे हैं इंडस्ट्री के अनदर एक्सपर्ट रिस्पेक्टेड दीपक सर से। सवाल ये है कि भारत का संविधान इतना अनूठा क्यों है, और क्या आप, यानी आप स्वयं, क्या आप मानते हैं कि भारत का संविधान विश्व के 3 सबसे सफल संविधान में से एक है? मैं तो मानता हूं सबसे सफल है। आपका सर ओपिनियन। धन्यवाद अलग सर। मैं इसमें सबसे पहले आपसे ये कहना चाहूँगा कि संविधान की कहानी को समझना बहुत आवश्यक है कि संविधान बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, संविधान कैसे बना। तो पहले हमारा जो संविधान था, जब हम लोग गुलाम थे तो अंग्रेज़ बना रहे थे, और उसमें सबसे बड़ा जो संविधान उन्होंने दिया जिस पर भारत के लोगों का शासन होना था, वो 1935 का भारत शासन अधिनियम था। हम अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे, तो अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ने में हमने सबसे पहले मांग की कि भाई हमें भी मौका दो अपने साथ बैठने का।
और जब आप भारत के नेशनल मूवमेंट को पढ़ेंगे, भारत के फ्रीडम स्ट्रगल को पढ़ेंगे, तो उसमें भारतीयों का ही कहना था कि गवर्नर जनरल की जो गवर्नर जनरल की काउंसिल है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, उसमें इंडियंस को मौका दिया जाए। और इंडियंस को मौका 1861 में दे दिया गया। फिर इंडियंस ने कहा कि मज़ा नहीं आ रहा है हमें कुछ, हमें तो बस ये मौका जो आपने दिया ये तो राजे रजवाड़ों को दे दिया, ये हमारे लोग नहीं है, हमारी बात ही नहीं करते हैं। तो इंडियंस की इस डिमांड के बाद फिर चुनाव शुरू हुए। 1892 से भारत में पहली बार इनडायरेक्ट इलेक्शंस की शुरुआत हुई। तो भारतीय जो है वो गवर्नर जनरल के बगल में एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 1861 से बैठना शुरू करते हैं और वहाँ पे इलेक्शन आता है, भारतीय वहाँ पहुँचते हैं। फिर भारतीयों को लगा कि ये भी मज़ा नहीं आ रहा है यार, ये अब मेरे ऊपर बहुत सारी चीज़ें हम लोगों के ऊपर ये लाद रहे हैं। तो फिर भारतीयों ने ये मांग की कि हमें क्या है, होम रूल चाहिए, हमें स्वशासन चाहिए। और स्वशासन के लिए ज़बरदस्त मूवमेंट आप जानते होंगे कि हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के नेताओं ने, तिलक ने, एनी बेसेंट ने, इन लोगों ने किया। फिर भारतीयों को लगा कि यार ये स्वशासन भी अब क्या है, इससे भी हमारा काम नहीं होगा। 1929 में जवाहरलाल नेहरू जी ने लाहौर में स्वतंत्रता की मांग कर दी। स्वतंत्र देश का संविधान कोई विदेशी ताकत नहीं बना सकती थी। हमारा शासन कैसे होगा ये हम तय करेंगे, और हम इसे बहुत पहले से हम भारतीय मांग कर रहे थे। 1940 में अगस्त प्रस्ताव में अंग्रेजों ने सबसे पहली बार, मैं भारतीयों की बात नहीं कर रहा हूं, अंग्रेजों ने सबसे पहली बार ये माना कि भारत का संविधान पूरी तरह से भले ही न सही लेकिन आंशिक तौर पर भारतीयों के द्वारा बनाया जाना चाहिए। और उसके बाद क्रिप्स प्रस्ताव आया, कैबिनेट मिशन आया। कैबिनेट मिशन ने पहली बार जो संविधान था वो कैसे बनेगा इस बात को बताया। क्रिप्स प्रस्ताव में ये बताया गया कि जो संविधान है उस संविधान बनने का आधार क्या होगा। और इस तरह से कैबिनेट मिशन 1946 के जो प्रपोजल्स थे उसके आधार पर इंडिया की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी। आज़ादी भारत को 1947 में मिली, तो हमारे पास बहुत समय नहीं था। तो कैबिनेट मिशन के प्रस्तावों के अनुसार ही भारत की संविधान सभा बनी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया का गठन हुआ। और इनडायरेक्ट इलेक्शंस जो थे उन्हीं के थ्रू हुआ, हम डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू नहीं जा सकते थे। अफ्रो एशियाई कंट्रीज़ में नेपाल पहला ऐसा देश था जिसमें डायरेक्ट इलेक्शन से कॉन्स्टिट्यूशन बना। दूसरे विश्व युद्ध के बाद दुनिया के सबसे शानदार संविधानों में से एक संविधान हमने 2 साल 11 महीने 18 दिन में बना लिया। और पाकिस्तान अपना पड़ोसी है, छोटा भाई भी है, लेकिन पाकिस्तान ने 10, 20, 25 साल लग गए, पाकिस्तान अपना संविधान नहीं तैयार कर पाया। जब तैयार किया उसने तो परवेज मुशर्रफ साहब आए, उन्होंने संविधान को बदल दिया। नेपाल में संविधान बनने में कितनी दुश्वारियां आईं। इसी तरह से श्रीलंका भी स्टेबल नहीं रहा, श्रीलंका में भी कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर बहुत सारे सवाल खड़े हुए। तो भारत जो है ग्लोबल साउथ के, तीसरी दुनिया के देशों में पहला ऐसा देश था जिसने गरीबी के बावजूद भी, जिसने विषमता के बावजूद भी न केवल एक संविधान उसने बनाया बल्कि उस संविधान को सफलतापूर्वक भारत ने उसको लागू भी किया। और सफलता का मतलब क्या है? सफलता का मतलब है जिन ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखकर, जिन लक्ष्यों को हम ध्यान में रखकर अपने कॉन्स्टिट्यूशन को हमने बनाया था, क्या हमने उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया? डेमोक्रेसी को, लोकतंत्र को स्थापित करने का ऑब्जेक्टिव था, वो हमने अचीव किया। इसके साथ ही नेशनल यूनिटी को हासिल करने का ऑब्जेक्टिव था, वो हमने अचीव किया। पाकिस्तान बट गया, हम इकट्ठा रहे, एकता हमारी बनी रही, मुश्किलें भी आई, दुश्वारियां भी आई। और इसके साथ ही सोशल जस्टिस, हमें क्या है कि कमज़ोर वर्गों को हमें ऊपर लाना था। कमज़ोर वर्गों के ऑब्जेक्टिव में भी हम चींटी की चाल से चलते रहे और उसमें पूरी तरह से हमें सफलता नहीं मिली, लेकिन आंशिक सफलता मिली। और इसलिए संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, साउथ अफ्रीका और इंडिया, ये विश्व के 3 सबसे सफल संविधान हैं, उसमें भारत भी एक है। और मुझे ये हमेशा महसूस होता है कि अगर इतना बेहतरीन संविधान नहीं होता तो भारत की डाइवर्सिटी को एक साथ 140 करोड़ लोगों को एक साथ लेकर चलना,
4 लोगों का परिवार नहीं चल पाता। कोई पढ़ा लिखा हो जाता है तो कोई दाएं भागता है, कोई बाएं भागता है, कोई वामपंथी हो जाता है, कोई दक्षिणपंथी हो जाता है। हमने इतना बड़ा घर संभाला, हमारे बहुत बड़े बड़े प्रधानमंत्री नेताओं ने इस देश को संभाला, संवारा, और उसमें कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत बड़ा क्या है रोल था, क्योंकि अंबेडकर ने जो उसमें फिलॉसफी दी, वो फिलॉसफी एक शानदार फिलॉसफी थी। उसको लोग पढ़ते हैं। आप ये समझ लीजिए कि अमेरिका के एक विद्वान ने भारत के संविधान पे काम करके, रिसर्च करके किताब लिखी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नरस्टोन ऑफ ए नेशन। उस किताब में इतनी विशेषताएं बताई गई कि 2014 में उनको पद्मश्री पुरस्कार दिया गया भारत के संविधान पर। और ये सबसे बड़ी बात है, अगर हम अपने आसपास के मुल्कों को उठाकर देखें तो हर जगह झगड़े हैं, फसाद हैं, और हर जगह शासन बदलता रहता है, सैनिक तानाशाहियाँ आ जाती हैं। लेकिन अपने देश में इलेक्शन होता है, सरकारें आराम से बदल जाती हैं। कोई भी इलेक्शन कमीशन पर भले थोड़े मोड़े सवाल उठ जाए, पक्षपात की बात उठ जाए, लेकिन बहुत शांति से हमारे यहाँ सत्ता परिवर्तन होता रहा चुनाव के द्वारा। और ये इसका मतलब था कि हम एक लोकतंत्र के रूप में हम सफल हो गए। ये हमारी कहानी का सबसे बड़ा पहलू था, जिसकी वजह से पर्सिवल स्पीयर नाम के एक विद्वान ने कहा था कि भारत का संविधान सफल संविधान है। फिर ग्रैनविल ऑस्टिन ने भी कहा। तो हम ही नहीं, भारत के बाहर के लोग भी इस बात को कह रहे हैं कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन एक सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन है। मतलब ये नहीं कि हम अपनी चीज़ों की तारीफ कर रहे हैं, ये इसमें कहानी है। थैंक यू सो मच सर। मैं पूरा उत्तर आपका बहुत ध्यान से सुन रहा था, और अगर मैं पहले शायद कन्विंस ना होता, जो कि मैं ऑलरेडी था, तो आपके उत्तर के बाद डेफिनेटली कन्विंस हो जाता। और ये बात सही की कि हम लोग बहुत सी चीज़ों पे सवाल उठाते हैं भारत में, पर कभी भी संविधान पे हम लोग सवाल नहीं उठाते। वी ऑल बिलीव इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसीलिए आज संविधान दिवस को हम थोड़ा सा यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं। चलते हैं अगले सवाल की तरफ, जो कि इंडस्ट्री के अनदर एक्सपर्ट रिस्पेक्टेड राजेश सर लेने वाले हैं। और सवाल अब थोड़ा सा और डीप में जा रहा है, थोड़ा डेप्थ में जा रहा है, कि ये जो भारतीय संघवाद है उसके बारे में सवाल है। भारतीय संघवाद के भौगोलिक आधार क्या हैं? संविधान की विविधता में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, इसके बारे में आप कुछ बात करें। फर्स्ट तो मोस्ट वेलकम डियर अलेक्स सर, एंड नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों। प्रश्न बड़ा गंभीर है और बड़ा सहज भी है। फेडरलिज्म के बारे में तो आप लोग पॉलिटी में बहुत पढ़ते चले आए रहे होंगे कि संघवाद क्या है। राज्य व्यवस्था में बड़े आम तौर पर आप इस भाषा को समझते हैं कि भारत राज्यों का एक संघ है। कैसा संघ है? नम्य अनम्य संविधान है, संघ कैसा है, ये सारी बातें आप समझ चुके हैं। लेकिन मेरे से जो प्रश्न किया गया है, प्रश्न थोड़ा सा डिफरेंट है कि आखिर भारत जो एक संघ है, परिसंघ है, क्या उसके कोई भौगोलिक आधार भी हैं? तो मेरा जवाब है यस। अगर मैं इस धरा की बात करूं, जिसके लिए हम कहते हैं जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसे, तो मित्रों इसके उत्तर में हिमालय इसका सरताज बना हुआ है, इसका मुकुट बना हुआ है। तो दक्षिण में हिंद महासागर से लेकर अरब सागर और बंगाल की खाड़ी तक इसके चरण प्रक्षालन करते हैं। और दक्षिण की ये सीमाएं, उत्तर की ये सीमाएं पूरे के पूरे इसके मध्य के भौगोलिक क्षेत्र को एक सूत्र में पिरोती हैं। ना तो कोई भौगोलिक बाधाएं हैं, ना ही कोई सांस्कृतिक विविधता है। विविधता है तो मित्रों किस संदर्भ में उसकी बात भी करेंगे। देखिए, इन दोनों के मध्य पठार भी हैं, प्रायद्वीप के अंतर्गत घाटियां भी हैं, नदी घाटियां भी हैं, तटीय मैदान भी हैं, भारत का जलोढ़ मैदान भी है। लेकिन ये तमाम विविधताएं होते हुए भी भारत एट लीस्ट उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में हिंद महासागर तक एक सूत्र में भारतीय उपमहाद्वीप के नाम से ही जाना जाता है, जिसे हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट से ही कहते हैं, किसी अदर नाम से नहीं जानते। अगर पूर्वी सीमाएं देखना चाहते हैं तो पूर्वांचल पहाड़ियों को देखें, अगर पश्चिमी सीमा देखना चाहते हैं तो किरथर सुलेमान श्रेणियों को देख सकते हैं। तो पहला तो भौगोलिक आधार इसका यह हो गया कि इसकी भूगोल ही सीमाएं निर्धारित कर देती है, और इन सीमाओं के अंदर का संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र भारत भूमि है, भारत की धरा है। दूसरा, जलवायु परिदृश्य की चर्चा करना चाहूंगा। भारत की जलवायु या भारतीय उपमहाद्वीप की जलवायु मानसूनी है। यह दक्षिण में मालाबार तट को भी भिगोती है, तो उत्तर में हिमालय के माथे को भी, यह ललाट को भी, यह
अपने जल से अभिसिंचित करती है। तो दक्षिण में आपने देखा कि भारतीय प्रायद्वीप से लेकर उत्तर के हिमालय तक की जलवायविक एकता एक है। कैसी है? मॉनसूनी है। पूर्व में आप पूर्वोत्तर राज्यों से देखें तो पश्चिम में थार मरुस्थल तक देखें, जलवायु मॉनसूनी ही है। लेकिन यहाँ पर सर ने एक बात और भी पूछा है कि ये एक सूत्रता है जलवायविक दृष्टिकोण से, ये एक सूत्रता है भौगोलिक दृष्टिकोण से, लेकिन क्या विविधता भी है? उस विविधता में क्या एकता है? तो एकता तो आपने भौगोलिक आधार पर कुछ इस रूप में देखा। नदियां अगर हिमालय से निकलती हैं तो भारत के कई राज्यों में अपवहित होते हुए जाकर बंगाल की खाड़ी में जाती हैं। अगर पश्चिमी घाट से निकलती हैं तो कई राज्यों से अपवहित होते हुए बंगाल की खाड़ी में अपने जल को विसर्जित करती हुई उन तमाम भौगोलिक प्रदेशों को एक सूत्र में पिरोती हैं। तो एक सूत्र में पिरोने का काम तो भौगोलिक दशाएं करती ही हैं। लेकिन अब विविधता की चर्चा करता हूं। देखिए, जहां दक्षिण में प्रायद्वीपीय तटों पर 400 सेंटीमीटर की वर्षा हो रही है, पूर्वोत्तर भारत में जहां मौशिनराम और चेरापूंजी की भी नाम का भी नाम आप जानते हैं, वहां दुनिया की सर्वाधिक वर्षा हो रही है। तो भारत में ही आप पश्चिमी थार मरुभूमि में चले जाएं तो 25 सेंटीमीटर की वर्षा भी प्राप्त नहीं कर पा रहा। एक भाग बाढ़ से प्रताड़ित होता है तो दूसरा भाग सूखे से प्रभावित होता है। वही मानसूनी जलवायु जो संपूर्ण उपमहाद्वीप को एकता के सूत्र में पिरोती है, उसके अंदर कुछ विविधताएं हैं, वर्षागत विविधताएं हैं, तापमानगत विविधताएं हैं। मैंने कहा भौगोलिक आधार, जहां पर हिमालय और दक्षिण में प्रायद्वीप में सागर क्षेत्र जिसे एक सूत्र में पिरो रहे थे, उसके अंतरतम में, उसके कोख में, उसकी आत्मा में पठार भी है। मैंने बताया प्रायद्वीपीय संरचनाएं भी है, तो घाटियां भी हैं, तटीय मैदान भी हैं, तो जलोढ़ मैदान भी प्राप्त होता है। एक तो ये पक्ष हो गया। दूसरा एक पक्ष यह भी है कि भारत की जलवायु और भारत की भौगोलिक दशाएं भारत की संस्कृति को भी अनन्य रूप से किस प्रकार से प्रभावित करती हैं कि देखो, दक्षिण भारत का लोग का खान पान उत्तर भारत के लोग के खान पान से थोड़ा भिन्न है। दक्षिण भारत के लोगों का पहनावा, आचार विचार उत्तर भारत के लोगों से भिन्न है। पूर्वोत्तर भारत के लोगों की वेशभूषा पश्चिमी भारत के लोगों से भिन्न है। लेकिन उन सब के आत्मा में एक ही चीज बैठी हुई है, वसुधैव कुटुंबकम का भाव, विश्व बंधुत्व का भाव बैठा हुआ है, सहिष्णुता का भाव बैठा हुआ है। प्रेम और बंधुत्व के साथ साथ वसुधैव कुटुंबकम की आत्म वाक्य को हर व्यक्ति चरितार्थ करता हुआ दिखाई देता है। हम इसीलिए कहते हैं कि भारत अगर भाषा के दृष्टिकोण से देखा जाए, वेशभूषा के दृष्टिकोण से देखा जाए, खान पान के दृष्टिकोण से देखा जाए तो विविध अवश्य नजर आता है। लेकिन उस विविधता में भी इसकी एक सांस्कृतिक समरसता नजर आती है, गंगा जमुनी तहजीब नजर आती है, जिसमें प्रेम है, करुणा है, त्याग है, न्याय की भावना कूट कूट कर भरी हुई है। मित्रों, आप इस बात के साक्षी हैं, इतिहास साक्षी है कि हमने कभी दूसरे के जमी पर कभी भी बुरी नज़र से निगाहें नहीं डाली है। हमने कभी आक्रमण के भाव से किसी की ज़मीनें नहीं हड़पी हैं। हम तो अपने में ही रमे रहते हैं। हमारे तो आत्मा में ही परमात्मा का वास होता है। हम तो जन जन में ईश्वरीय वास को मानते हैं। और पूरी की पूरी भारत धरा में रहने वाला एक एक व्यक्ति इसी ध्येय वाक्य पर अपने आप को एक सूत्र में पिरोता है। जहाँ बात रही संविधान की, तो संविधान इस तमाम भौगोलिक प्रदेश में निवास करने वाले विविध प्रकार के भाषा भाषी लोग, विविध प्रकार के वेशभूषा वाले लोगों को एक सूत्र में पिरोकर एक भारतवासी बनाता है, भारत का नागरिक बनाता है। इसी संदर्भ में अनेकता में एकता और एकता में अनेकता का भाव हमें देखने को मिलता है। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, काफ़ी डिटेल में आपने ये बात समझाई और काफ़ी लोग को आज एक्चुअली बिलीव हुआ होगा, इस बात पे विश्वास हुआ होगा। आप जितनी शुद्ध हिंदी में नहीं बोल पाता हूँ और कोशिश करूँगा आप लोग से मैं सीखने की, तो काफ़ी लोग को ये विश्वास हुआ होगा कि एक्चुअली यूनिटी इन डाइवर्सिटी है। और ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ मतभेद हम लोग के रहे हैं, पर जो आपने बोला कि अंत में हम लोग में एक दूसरे के लिए प्यार, एक दूसरे के लिए एकता की भावना और बंधु। जी सर, मैं कोशिश करूँगा। तो ब्यूटीफुल आंसर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला जो हमारा सवाल है वो हम लोग लेने वाले हैं इंडस्ट्री के अनदर एक्सपर्ट रिस्पेक्टेड थापा सर से। सवाल भी बड़ा इंपॉर्टेंट है और सवाल आज के इस इवेंट पे ही है कि ये जो संविधान दिवस है इसका क्या महत्व है, संविधान के मायने सामान्य नागरिक के लिए क्या हैं। अब ऑफ कोर्स हमारे देश के पॉलिटिशियंस के लिए, ब्यूरोक्रेट्स के लिए इसकी एक अलग वैल्यू होगी, पर हम जैसे लोग एक सामान्य नागरिक जो भारत देश में रहते हैं, हमारे लिए संविधान दिवस की क्या इंपॉर्टेंस है। और मुझे ये भी बहुत कॉन्फिडेंस से पता है, कई लोग को ये पता ही नहीं होगा कि आज संविधान दिवस है। सो इसके बारे में कुछ बात करें सर। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू अलग सर, और मेरे प्यारे मित्रों
और जितने भी यहाँ पर गुणी अध्यापक हैं उन्होंने संविधान दिवस के बारे में सभी कुछ बता दिया है। मुझे ऐसा लगता नहीं है कि कुछ बचा है जो उन्होंने नहीं बोला है। यहाँ दीपक सर ने, हमारे धर्मेंद्र सर ने, राजेश सर ने इसके बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें बोली हैं। लेकिन मैं एक सिंपल सी एक लाइन बोलना चाहूँगा, इसको संक्षिप्त रखना चाहूँगा कि संविधान का महत्व क्या है। अगर आप अमेरिका जाते हैं तो भले ही आप बिहार से हों, भले ही आप केरल से हों या आप फिर अरुणाचल प्रदेश से हों, जब आपको पता चलता है कि आप एक इंडियन है, एक भारतीय हैं, तो जो आपका ब्रदरहुड, जो बंधुत्व वहाँ पर निखर के आता है वो संविधान है। वो आपको एकल नागरिकता में बांध के रखता है, वो संविधान है। ये संविधान, जब आप बात करते हैं सामान्य नागरिक के बारे में, तो सामान्य नागरिक को अधिकार देता है ये संविधान। सामान्य नागरिक को ये केवल अधिकार नहीं देता है, ये भी बताता है कि आपका कर्तव्य क्या है इस देश के प्रति। तो आपको फंडामेंटल ड्यूटीज में ये समझाता है कि आपका कर्तव्य क्या है। आप जानते हैं कि हम लोग सभी बात करते हैं नॉर्मल बोलचाल की भाषा में कि हमारा देश ऐसा होना चाहिए, हमारा राज्य ऐसा होना चाहिए। संविधान एक कल्याणकारी राज्य के बारे में समझाता है, जो कि डीपीएसपी में आपको देखने को मिलता है। तो मेरे हिसाब से संविधान सभी जितने भी भारतीय हैं उसके लिए एक अलग महत्व रखता है। और हमें, जैसे कि सर लोग ने बताया कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी ये हम सबको एक सूत्र में बांध के रखता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि संविधान की ये सबसे बड़ी विशेषता है। आप नेपाल को देखिए, आप पाकिस्तान को देखिए, कितना बदलाव होता है संविधान में। लेकिन हमारे भारत में अगर हम संविधान के बारे में बात करते हैं तो इस संविधान की, जैसे राजेश सर ने बोला, दीपक सर ने बोला यहाँ पर, कि कभी भी कोई जितना भी मतभेद रखे वो कभी भी कहीं भी भारतीय संविधान पर उंगली नहीं उठाता है। तो ये खूबसूरती है, ये आप कह सकते हैं कि हम लोग को, सभी नागरिकों को ये बांध के रखता है। तो मेरे हिसाब से अलग सर यही एक खूबसूरती कह सकते हैं या महत्व आप कह सकते हैं संविधान का है। थैंक यू सो मच रिस्पेक्टेड थापा सर। अगला क्वेश्चन जो हम लोग लेने वाले हैं वो रिस्पेक्टेड सलीम सर से है, इंडस्ट्री के जाने माने यूपीएससी के एक्सपर्ट हैं। अब जो सवाल है वो अभ्यर्थियों के बारे में, परीक्षार्थियों के बारे में है। और सवाल है कि एक यूपीएससी परीक्षार्थी के लिए संविधान का महत्व क्या है। अब जिसको एग्जाम लिखना है उसके लिए कितना इंपॉर्टेंट है संविधान। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया हमें। और यहाँ पर सारे एक्सपर्ट्स ने बहुत अच्छे से बताया है कि अब कुछ कहने को बचा नहीं हुआ है। तो इसलिए बस क्योंकि यूपीएससी जो अभ्यर्थी हैं या फिर परीक्षार्थी हैं उनके लिए क्या इसका उपयोग है, तो सबसे पहले दो चीज़ें हैं कि जो यूपीएससी के एस्पिरेंट हैं या अभ्यर्थी हैं या परीक्षार्थी हैं, उनकी अगर बात की जाए तो सबसे पहले एक आता है कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है उस हिसाब से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है, एक पूरा सब्जेक्ट है। और इसके बिना मुझे लगता है कि अगर आप इसे बहुत अच्छे से नहीं पढ़ते हैं और बहुत अच्छे से अगर इसे तैयार नहीं करते हैं तो जो प्रीलिम्स प्रारंभिक परीक्षा है उसको पास कर पाना भी बहुत मुश्किल है। और साथ ही साथ मुख्य परीक्षा में ये हर जगह, मतलब आप मुख्य परीक्षा में ये आपके एक पूरे के पूरे सिलेबस का पार्ट भी है। और साथ ही साथ अगर आप सोशल इश्यूज़ पर, ठीक है, या किसी भी इश्यूज़ पर अगर लिखते हैं तो बिना संविधान का सहारा लिए आप किसी भी तरीके के आंसर राइटिंग नहीं कर सकते हैं। और ख़ासकर कि एसे का पेपर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है उसमें भी बिना इसके आप इसका सहारा लिए जो है वो आंसर राइटिंग नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए अगर एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें, अगर परीक्षा के हिसाब से बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दूसरी चीज़, संविधान जो है वो अगर बात की जाए कि हमारे लिए, मतलब जो एक अभ्यर्थी है वो मतलब जो एस्पिरेंट है वो कैसे इसको लेना चाहिए, उसको इंटरेस्ट क्या है, क्योंकि इंटरेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अगर किसी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट हो जाए तो अपने आप मज़ा आने लगता है। तो सबसे पहले क्यों पढ़ना चाहिए, उसे क्यों पढ़ना चाहिए, तो सबसे बड़ी बात यह है कि संविधान, जैसे सर लोगों ने बहुत अच्छे से बताया कि संविधान जो है वो आधार है सारी चीज़ों का। मतलब अगर ये देश टिका हुआ है तो इस संविधान के आधार पर ही टिका हुआ है। तो कल आप जब सेलेक्ट होकर आप जाएंगे, सिविल सर्वेंट बनेंगे, कल जब आप सिविल सर्वेंट बनने जाएंगे, लोक सेवक बनेंगे, तो आपका हर कर्म, आपका हर एक्शन
इसी पर आधारित होगा। इवन कि लबासना में सर, लबासना में जब ट्रेनिंग दी जाती है तो कहा जाता है, मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, लबासना की ट्रेनिंग में कहा जाता है, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जहाँ पे मसूरी में ट्रेनिंग होती है, तो वहाँ पर कहा जाता है कि संविधान जो है, जैसे आपके शरीर में रक्त बहता है, खून बहता है, वैसे आपके अंदर जैसे रक्त की तरह से काम होना चाहिए। मतलब वो आपके बॉडी का ब्लड है, ब्लड जैसे बहता है वैसे ही आपके पूरी मतलब जो आपकी पर्सनालिटी है उसमें वो झलकना चाहिए। वो उसी की वजह से आप जिंदा रहेंगे। कल लोक सेवक जो जिंदा रहेगा वो उसी ब्लड की वजह से रहेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। तो अब क्योंकि तैयारी हम लोग लोक सेवक बनने की कर रहे हैं, सिविल सर्वेंट बनने की कर रहे हैं, तो डेफिनेटली वो अभी से ही वो क्यों ना इस तरह के उस आधार को पहले से तैयार किया जाए कि हम लोग बहुत अच्छे से उसमें इंटरेस्ट लेकर पढ़ें कि कल हमें सबसे ज़्यादा उपयोग इसी का होना है, तो हम उसमें इंटरेस्ट पैदा करें। एज अ सिविल सर्वेंट एस्पिरेंट होकर हम इस चीज़ को सोच लें कि भाई कल हमें सिविल सर्विसेज में जाकर ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमें ज़मीन पर उतारनी है। इस संविधान को सीख कर इस सारी चीज़ों को ज़मीन पर हमें उसको अप्लाई करना है। तो उसे हम आज से ही इतना इंटरेस्ट लेकर पढ़ाई करें, इतने बेहतर तरीके से पढ़ाई करें कि हमें लगे कि बस हम सिविल सर्वेंट बनने वाले हैं और इसके बाद इन्हीं सब चीज़ों को हमें कल फील्ड में उतारना है। तो एक इंटरेस्ट पैदा होगा कि यस, संविधान को हमें जानना चाहिए, क्योंकि इसी का एप्लीकेशन, ठीक है, इसी का अनुप्रयोग जो है वो कल हम फील्ड में करने वाले हैं। जब हम आईएएस बन जाएंगे, हम आईपीएस बन जाएंगे, तो इसका उपयोग करेंगे और इसी पर सब कुछ आधारित है। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, अगर मैं एक एस्पिरेंट की बात करूं, एक परीक्षार्थी की बात करूं, यूपीएससी परीक्षार्थी की बात करूं, तो दो चीज़ें एक आती हैं। एक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपके प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में, और साथ ही साथ मेंस एग्जामिनेशन में कई पेपर्स में, मतलब सिर्फ एक ही पेपर नहीं है, कई पेपर्स में इसको बिना पढ़े आप उसके आंसर्स को नहीं लिख सकते। मेंस की मैं बात कर रहा हूँ। और इंटरव्यू में तो फिर आप जो पर्सनालिटी टेस्ट होता है, उस पर्सनालिटी टेस्ट में तो बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो इससे जुड़े हुए रहते हैं, तो उसमें तो इंपॉर्टेंट है ही। तो ओवरऑल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। और कल फ्यूचर में जो आप आईएएस बनने जा रहे हैं या आईपीएस बनने जा रहे हैं, किसी तरीके के सिविल सर्वेंट बनने जा रहे हैं, तो वहाँ पर आपके जीवन में जो सबसे उपयोग चीज़ आएगी वो संविधान ही आएगा। तो संविधान को आपको, वही वाली बात है कि आप उसे रक्त की तरीके से, जैसे हमारी बॉडी में बिना ब्लड के हम नहीं रह सकते हैं ना, वैसे ही संविधान के बिना हम ना सिविल सर्वेंट बन सकते हैं, ना एक अच्छे नागरिक बन सकते हैं। तो हमें आज से ही ये डिटरमिन कर लेना चाहिए, ये अपने अंदर कर लेना चाहिए कि हमें इसे बहुत अच्छे से पढ़ना है और इसे बहुत अच्छे से बढ़कर कल आज भी अप्लाई करना है, और कल फ्यूचर में तो इसी पर हम सब कुछ जो कुछ होगा सब इसी पर आधारित होगा। तो सर ये छोटा सा मैंने इसको, काफ़ी सही आपने बात बोली कि जिस तरह से हमारी नसों में खून बहता है, उस तरह से संविधान हमारे अंदर होना चाहिए जी। और तभी शायद हम भारत के असली नागरिक कहलाएंगे। बहुत अच्छी बात कही सर आपने। तो अगला जो मेरा सवाल है वो अब हम लोग के ऊपर है, नागरिकों के ऊपर है, और वो ये है, मैं सवाल लेने जा रहा हूँ रिस्पेक्टेड अमित जैन सर से, इंडस्ट्री के जाने माने यूपीएससी के एक्सपर्ट हैं, कि संविधान के संबंध में हम भारत के लोग का क्या महत्व है। भाई संविधान का महत्व तो समझ लिया, हमारा क्या महत्व है उसमें? थैंक यू सर। हम भारत के लोग, ये वर्ड प्रस्तावना में डाला गया है, तो ऑब्वियसली ये क्वेश्चन उठता है, हम भारत के लोग क्यों? भारत एक लोकतंत्र राज्य है। लोकतंत्र है तो यहाँ लोक इंपॉर्टेंट है, तंत्र नहीं। तंत्र जो सिस्टम है वो लोक के लिए है, और यहाँ पर जो राज्य की परिकल्पना की गई है, इसमें राज्य लोगों के लिए है, न कि लोग राज्य के लिए हैं। लोगों ने अपना पावर राज्य को दिया है, एक मिनिमम कोऑर्डिनेशन स्थापित किया है कि राज्य लोगों के बिहाफ पर काम करें। तो यहाँ लोगों की भी ये जिम्मेदारी है कि वह राज्य को भी सही दिशा प्रदान कर सकता है। इस कंटेक्स्ट में हम भारत के जो लोग हैं, तो इसका मतलब संविधान जो है वो हम भारत के लोगों ने बनाया है। वह केवल संविधान निर्माताओं की सोच नहीं है, वो हम भारत के लोगों की सोच है। तो यह एक इंक्लूसिव डायमेंशन देता है, एक समावेशी डायमेंशन देता है कि यह संविधान जो है केवल जो है तंत्र के लिए नहीं, हम भारत के लोगों के लिए है, और हम भारत के लोगों के लिए है तो यहाँ पर जिम्मेदारी भी है, हम उस संविधान को सफल बनाने के लिए अपनी ड्यूटी को भी जो है फॉलो करें। बहुत बहुत शुक्रिया सर कि आपने बोला कि तंत्र से ऊपर लोक है। ये सुन के काफ़ी अच्छा लगा और काफ़ी बिलीव हुआ इस चीज़ पे।